Dr. Ajay Shukla, who is a senior resident in the Department of Endocrinology, SGPGIMS. We all know that residents form a very important aspect of any healthcare system, and they are there always at the bedside of the patients. I invite Dr. Ajay Shukla to talk about the moral challenges and responsibility regarding management of COVID-19, especially when we are in the festive season, and what is his perspective about the same. Dr. Ajay Shukla, please. आपको मेरा नमस्कार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी, एसजीपीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश दुबे जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक राय जी, हमारे साथ टीचर्स डॉक्टर सोनिया नित्यानंदन मैडम, डॉक्टर अमिता अग्रवाल एंड प्रोफेसर विनीता मैडम, और समस्त स्वास्थ्य कर्मी जो इस विषय को आज सुन रहे हैं। मेरा वक्तव्य सबसे आखिरी में है, इसलिए मेरा कार्य काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि मेरे से सीनियर्स और मेरे टीचर्स ने इस विषय को बहुत ही विस्तृत ढंग से आपके सामने रख दिया है। मैं इसमें कुछ एक दो नए पहलू जोड़ने की कोशिश करूंगा कि हमें इथिक्स क्यों चाहिए। हम सब जीवन में बचपन से ही कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए हम ज्ञान अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, लेकिन तभी एक अंदर से आवाज हमारा पीछा करती रहती है। वो पूछती है कि क्या ये सही है, और हर समय ये प्रश्न उठता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय करना होता है। और सही और गलत के निर्णय के विज्ञान को ही इथिक्स कहा गया है। और इथिक्स की समस्या तब बढ़ जाती है जब वो एक डायलेमा के रूप में आती है, जहां आपको चुनना होता है कि दो बहुत ही ग्रे चॉइस, जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। जैसे आप सोचिए कि मेडिकल में अबॉर्शन का विषय है, यूथेनेसिया का विषय है। जब किसी बीमारी में इलाज में बहुत पैसे लगने वाले हों तो व्यक्ति बीमारी के इलाज के दौरान गरीब हो सकता है, और बचाने के लिए अगर क्या उसमें सारे पैसे लगा दें। जैसे कोविड में अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो उसके जो इकोनॉमिक पहलू हैं गरीबों के लिए, इस तरह के जो विषय उत्पन्न होते हैं। और एक प्रश्न आता है कि इसमें क्या बुरा है अगर जो चरवाक आदि ऋषि कहते थे कि उधार लेके घी पियो, वो भी तो सही है। तो फाइनली तय कैसे करें कि इथिक्स है क्या। मैं आपको एक कहानी के द्वारा इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसफर जो इथिक्स के जानकार थे, वो हर शहर में जाके खोजते थे कि मुझसे कोई बड़ा इथिक्स वाला मिल जाए, मैं उसको परास्त करूं और अपना नाम बड़ा करूं। तो एक बार वो लखनऊ आए अपने चार बाग में। यहाँ घूमते रहे, उन्हें एक लखनऊ के एक बहुत ही चतुर लाल बिझक्कड़ नाम का आदमी मिला, और वो आदमी बहुत ही चालाक था। उन्हें वो पूरे दिन थकाता रहा, वो उसको ढूंढते रहे, और जब शाम हो गई, बहुत थक गए फिलोसफर, तो थक के सोचे कि कहीं मिले, तब जाके वो उन्हें मिला। और उन्होंने सबसे पहले बोला कि भोजन कर लें और फिर हम तय करते हैं कि कौन ज्यादा एथिकल है। तो एक होटल पे गए और बाटी चोखा ऑर्डर किया, और वहां पे एक थाली बाटी चोखा था, दूसरे थाली में सिर्फ थोड़े से सलाद थे। तो हमारे लाल बिझक्कड़ जी ने उन फिलोसफर कहा कि हम हाथ धो के आते हैं और भोजन करते हैं। और जैसे ही फिलोसफर हाथ धो के लौटे, तब तक जो है बाटी चोखा वाली थाली में हमारे लाल बिझक्कड़ जी बैठ चुके थे, और उसको जम के खाने लगे, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बात के। और जब तक फिलोसफर को समझते तब तक वो जो है वो थाली चट कर चुके थे। फिलोसफर लगातार गुस्से में लाल हो रहे थे, सोचे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लेकिन जब उसका देखा कि बिल्कुल शेयर करने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि यार आपसे मैं क्या डिबेट करूं मोरालिटी पे। आप में थोड़ा भी मोरालिटी होती तो कोई व्यक्ति आपको ढूंढते हुए इतनी दूर से आया है तो आप ये थाली उसको दे देते। तो बोला कि आप यही तो कह रहे हैं कि आप ज्यादा मोरल हैं। आप ज्यादा मोरल हैं तो आप क्या करते? आप वो जो छोटी थाली है जिसमें सलाद रखे वो आप खुद लेते। फिर बहुत बहस होती, पहले आप, और ये कह के मुझे यही ठिकाते। फाइनली होना यही था कि आप ज्यादा मोरल थे, आप सलाद चुनते, मुझे बाटी चोखा ही खाना पड़ता क्योंकि मैं कम मोरल हूं। तो मैंने उसको शॉर्टकट में कर दिया। तो इस पर गुस्सा होने का कोई विषय ही नहीं है। समस्या यही उत्पन्न हो रही कि आप गुस्सा हो रहे हैं, ये गड़बड़ पैदा कर रहा है कि अगर आप वास्तव में मोरल होते तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। ये हम सबकी मूल समस्या है कि हम इथिक्स की अपेक्षा अपने सामने वाले से करते हैं, अपने आप से इथिक्स की अपेक्षा करना
बहुत मुश्किल होता है। जबकि वो कहना वही चाह रहा है, वो व्यक्ति भी उसी कंक्लूजन पे है जिस पे हम हैं। सबको पता है सत्य बोलना है, सबको पता है कि देश की जरूरत क्या है, समाज की। लेकिन जो ये कहानी है ये बताती है कि पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको ले जाता हूं कि एक और कहानी है। अभी जब हम किसी को कोई भाषण होता है तो हम बात करते हैं मंत्रियों से, एक समूह से, नीचे आते आते जो है हम शिक्षकों, रेसिडेंट्स और हेल्थ वर्कर और मरीजों तक पहुंचते हैं। पर अगर आप पूरे विश्व में देखें कि अगर हम विश्व को इस गोले के रूप में देख रहे हैं जो अनंत सितारों में, ग्रहों में फैला हुआ है, उसमें हम क्या हैं? एक बिंदु है जिसका कोई अस्तित्व अगर हम नापने जाएंगे तो नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि विश्व अनंत है और हमारा जो भी आकार होगा, चाहे वो हमारे ज्ञान का आकार हो, चाहे धन का आकार हो, वो बहुत छोटा होगा। ये दिख बहुत बड़ा बिंदु रहा, ये वृत्त छोटा दिख रहा था। अगर इसको वास्तविकता में देखा जाए तो ना ये बिंदु दिखाई देगा और ना ये वृत्त दिखाई देगा, क्योंकि दोनों में अंतर इतना ज्यादा है। हमारी कोशिश देखिए क्या, अपने अहंकार पिंड को बड़ा करना, ज्ञान के द्वारा, धन के द्वारा, समझदारी के द्वारा, मोरालिटी के द्वारा, और हम उसको बड़ा करते जाते हैं। बड़ा करते करते जो है एक व्यक्ति जो है, हो सकता है कि किसी देश में बहुत ऊंचाई पहुंच गया हो, एक व्यक्ति बहुत छोटा रह गया हो। पर क्या इस विशाल वृत्त के सामने, विश्व के सामने, इनमें कोई वास्तविक अंतर है? अगर उस सापेक्षा में देखेंगे तो उस सापेक्ष में देखेंगे कि इन बिंदुओं के सामने वास्तविक में कोई अंतर नहीं है जब हम उस विशाल ईश्वर या समाज को देखते हैं जिसपे हम रह रहे हैं। और जब ये अहंकार का पिंड बड़ा करने की कोशिश चलती रहती है तो उसी से पैदा होता है रावण। जब हमें लगता है कि शायद यही एक रास्ता है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर का ईश्वर तत्व इस वृत्त को फिल कर दे, उसके लिए हम बढ़ते जा रहे हैं ज्ञान के द्वारा, मोरालिटी के द्वारा, साइंस के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, हमारी कोशिश है राम बनने की, लेकिन उस ज्ञान के चक्कर में हमारे अंदर रावण बन जाता है। इस वृत्त को फिल करने का तरीका ये नहीं हो सकता, मतलब आप अपने आप को बढ़ा के इस वृत्त को कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वृत्त अनंत है। इसे खत्म करने का तरीका क्या है? इस अहंकार को मिटा देना, जो एक छोटा सा बिंदु है जिस पूरे वृत्त में एक अहंकार के रूप में है। जैसे आप उसको मिटा देंगे, अपने अंदर का जो बैरियर्स है, जैसे मैं अपने आपको अगर मैं डॉक्टर मानता हूं, मेरे लिए नर्सिंग स्टाफ से मिलना बहुत कठिन हो जाता है। अगर मैं अपने आप को डॉक्टर मानता हूं तो मेरे लिए एक हेल्थ वर्कर से मिलना बहुत कठिन हो जाता है। मेरे लिए किसी बहुत गरीब से व्यक्ति से मिलना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपने आप को इंसान मानना चालू करूंगा, मैं उसको भी इंसान मानूंगा, तो उससे जुड़ना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। वैसे ही अगर हम पशु पक्षियों को भी अंदर वही ईश्वर का रूप देखेंगे तो उनसे भी जुड़ना स्वाभाविक होगा। समस्या क्या है कि हम इंसान है, वो पशु है। ये भाव जो अहंकार के रूप में स्थापित है, यही आपको नहीं जुड़ने देता। और इथिक्स यहीं से पैदा होता है कि इथिक्स में गड़बड़ी तभी होगी जब अहंकार भाव आप खत्म नहीं कर पाएंगे। और ये लड़ाई लगातार चलती है, हर क्षण चलती है, पूरे जीवन चलती है। और जो व्यक्ति, जो कॉमन जिसे कहते हैं, जो सच्चिदानंद अवस्था में नहीं है, कि जो लगातार अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीत चुका हो, जो कि हम में से ज्यादातर लोग होते हैं, उनके लिए लड़ाई हर दिन हर पल की होती है। तो श्री राम पैदा करने की लड़ाई के थ्रू ही इथिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम स्थापित कर सकते हैं। इथिक्स को जो है जब देखा जाता है, उसकी बहुत सारे सिद्धांत आते हैं सामने। एक होता है कि आप जो है गुड्स और हार्म्स के बैलेंस कर लीजिए, ज्यादा लोगों को फायदा किसमें है ना। उसके लिए जो है फिर ये तय हुआ कि यार, मतलब आउटकम ओरिएंटेड जिसे कहते हैं, कि आप जो है अगर देश की इकोनॉमी बढ़ानी है तो वो आपका आउटकम होना चाहिए। लेकिन फिर बात उठती है कि आप क्या किसी भी शर्त पे विकास मंजूर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर पोल्यूशन हुआ, अगर आपकी धरती का पर्यावरण नष्ट हो गया, तो मंजूर है क्या? तो फिर इसकी और भी थ्योरीज आती हैं कि आप ऐसे नियम चुनिए जो लंबे समय में आपको फायदा दें। इसको कहते हैं एक्ट यूटिलिटेरियन या रूल यूटिलिटेरियन के आउटपुट। वैसे ही राइट्स की अप्रोच आती है कि व्यक्ति के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए। जैसे पेशेंट के राइट होते हैं, डॉक्टर्स के होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। लेकिन उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ राइट्स उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर आपको अगर बात करने की आजादी है, एक्सप्रेशन की आजादी है, तो फिर अगर देश की सुरक्षा और बाकी चीजों से कॉन्फ्लिक्ट में है तब क्या करेंगे? वैसे ही बात आती है फेयरनेस और जस्टिस की, कि जो लोग इक्वल हैं उनको इक्वल ट्रीट करिए और अनइक्वल को अनइक्वल ट्रीट करिए। पर जस्टिस में भी कई वैरायटी की बात होती है, चाहे वो करेक्टिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, कंपनसेटरी हो। वैसे ही कॉमन गुड की बात होती है कि जो पूरे समाज के लिए अच्छा है उन चीजों को वैल्यू की जाए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो वैल्यू करता है उसमें लोग उस चीज को शेयर नहीं करना चाहते, उस बर्डन को। जैसे एक आदमी अपने सामने की सड़क साफ करे, लेकिन दूसरा आदमी सिर्फ उसका प्रॉफिट लेना चाहेगा, उसको लगेगा क्यों करूं मैं इसको, लोग कहेंगे हमारा अपना इंडिविजुअल है, हमारा अपना मत है।
वैसे ही लोग वर्च्यू की बात करते हैं, जहाँ पे ऑनेस्टी, करेज आदि पैदा करने की बात होती है। ये जो 4-5 अप्रोच है जिसके थ्रू हम तय करते हैं सही और गलत तय करने की, उन सब में सबसे बड़ा जो संकट है वो है हमारे अंदर का अहंकार भाव, जो कि चीजों को अलग दिखाता है। आपको देखना है कि जो बिंदु हमने मिटाया था उससे 4 बहुत ही बेहतरीन पॉसिबिलिटी निकलती है। अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली बात है कि जिसका बिंदु जितना छोटा है उसके लिए ईश्वर से मिलना उतना आसान है। जो व्यक्ति जितना कमजोर है, गरीब है, सिंपल है और अपने आप को, ज्ञान को, अर्थ को कम मानता है, उसके लिए जो है अपने आप को समाज से जोड़ना और एथिकल रहना उतना ही आसान है। दूसरा है कि हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण बनने की संभावना बराबर होती है और ये हमें तय करना होता है कि हम उस व्यक्ति के अंदर राम निकालेंगे कि रावण। यही होता है जब पेशेंट का अटेंडर बहुत गुस्से में आता है, तो अगर मेरे अंदर ये भाव है कि इस व्यक्ति के अंदर का रावण तत्व जग रहा है, तो मेरे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं उसके अंदर वो राम तत्व पैदा करूं, उसके अंदर भी वो वैल्यू पैदा करूं जो छुपी है उसी के अंदर, और वो निकल के आएंगी। और ये निकलता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। और अगर हम इस भाव को समझेंगे कि हम उस व्यक्ति का वो परमानेंट कैरेक्टर मानने के बजाय जो उस समय उसके सर पे संकट आया है, जिसके लिए वो उस तरह से बर्ताव कर रहा है, उसको वो समझ पाए और थोड़े से प्यार से की हुई बात, जिसे मंत्री जी संवेदनशीलता कह रहे थे, जिसको रजनीश दुबे सर ट्रस्ट डेफिसिट कह रहे थे, उनको अगर आप एक बार कह दें कि आपकी माता जी मेरी माता जी की तरह है, आपका जो व्यक्ति है वो मेरे परिवार जैसा ही, और मैं उसके लिए वो सब कर रहा हूं जो मैं अपने परिवार के व्यक्ति के लिए करूंगा, तो उसके अंदर की वो एंजाइटी, वो निराशा, वो गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि इसको इम्बाइब कैसे किया जाए समता को। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को दूसरे का पर्सपेक्टिव, जैसे आज मेरा विषय रखा गया है कि रेजिडेंट्स का पर्सपेक्टिव इस विषय पर रखिए। इथिक्स में अपना पर्सपेक्टिव कभी नहीं होता। इथिक्स में मुझे ये देखना होता है कि जब मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरे मंत्रीगण, पूरे ब्यूरोक्रेसी, समाज का हर व्यक्ति जो मुझसे ज्यादा क्षमता का भी है और बहुत कम क्षमता का भी है, वो दिन रात इस महामारी से, जो कि पिछले 100-200 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी है, उससे दिन रात लड़ रहा है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं। जब वो 24 घंटे काम कर रहे हैं तो एक रेजिडेंट्स के रूप में भी मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपने काम में कोताही तो नहीं बरतनी। दूसरा, एक रेजिडेंट्स के तौर पे मैं ये भी जानता हूं कि अगर आपको एक व्यक्ति के तौर पे ये पता नहीं है कि वो समय कौन सा है जब उस समय या उस विषय के लिए आप अपनी जान को दांव पे लगाएंगे, तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं। जैसे एक सेना के सैनिक को पता होता है कि वो कितने भी आराम से रहे, लेकिन जब आपके सरहदों का संकट आएगा तो उसको सामने जाके लड़ना है, और उस दौरान कुछ ना कुछ होगा जिसका खामियाजा के लिए उसको तैयार रहना, बिकॉज ये उसकी ड्यूटी। एक डॉक्टर के रूप में, एक रेजिडेंट के रूप में हमें पता है कि इस विषय में, चाहे वो कोविड महामारी हो या कोई भी अन्य भविष्य की महामारी हो, रेजिडेंट डॉक्टर या जो भी डॉक्टर नीचे खड़े कर रहे हैं उसमें उनकी जान का संकट रहेगा, पर ये संकट लड़ने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये उनका धर्म है, ये उनका स्वाभाविक धर्म है, कोई इंपोज किया धर्म नहीं। आप वही कर रहे हैं जो इस वक्त आपका धर्म कहता है। जो युद्ध अर्जुन को मजबूरी में लड़ना था, ये जानते हुए कि उसको अपने विरोधियों के पक्ष में लड़ रहा है, बस क्योंकि वो राजधर्म निभाना था, वैसे ही चिकित्सा धर्म निभाते हुए आज सारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये चीज लड़नी है। एक और विषय आता है कि एक रेजिडेंट्स का पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट विषय ये है कि आप पूरे संस्थान के फेस हो। जब व्यक्ति आपसे मिलता है तो अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हो तो जो पूरा संस्थान का जो चेहरा है वो वैसा दिखता है। आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती पूरे संस्थान का के लिए बहुत बुरी तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये एक रेजिडेंट्स को हमेशा पता होना चाहिए कि आप पहला कांटेक्ट पॉइंट है। आप अगर मिलते ही मरीज को ये सांत्वना दिलाओ कि आपको अटेंड कर लिया गया है, आपकी चिंताएं को पूरी तरह समझा गया है, उससे लगातार कम्युनिकेट करते रहें। तो जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं अभी तक मेरा जीवन रेजिडेंट्स में रहा है, कि ज्यादातर समस्याएं जो हैं जिसे हम ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं वो उसी पॉइंट पे खत्म की जा सकती हैं। और इसके साथ रेजिडेंट्स की जो समस्याएं हैं वो सबको पता है। जैसे मैं आपकी समस्याएं देख रहा हूं तो आप भी मेरे गार्जियन और पेरेंट्स की तरह और से ज्यादा जानकार होने की तरह बहुत ही अच्छे से उसको अकोमोडेट भी कर रहे हैं। मैं अपने जब 50, 55, 60 साल के ऐसे फैकल्टी जिनको न जाने कितने कठिन से कठिन रोग है, जब मैंने उनको भी पीपीई किट पहन के अंदर जाते देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि इनकी तुलना में जो हमारा रिस्क है वो कहीं कम है।
जब मैं अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को देखता हूं कि भाई उनको डायबिटीज है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कोविड हो जाता है, फाइनली वो कोविड कैसे हो गया? उनको जब पता था कि कोविड कैसे रुकता तो क्यों हो गया? क्योंकि देश की जिम्मेदारी थी। जब आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर हो या कोई ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति हो या कोई नेता हो, उसके लिए कोविड से बचना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको जनता के बीच उस भीड़ भाड़ में जाने की आवश्यकता बार बार पड़ती है, सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। तो रेजिडेंट्स के पक्ष से मैं सरकार को, अपने संस्थान को हमेशा एश्योर करना चाहूंगा कि इस चीज को हमारा आरडीए एक संगठन के रूप में भी और सारे रेजिडेंट भली भांति जानते हैं। और डायरेक्टर महोदय ने इस दिशा में सबसे अच्छा काम ये किया कि शुरू से ही बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हर हफ्ते, हर महीने लगातार अपनी तरफ से स्थापित किया। और कभी ये लगा ही नहीं कि आपके ऊपर जो है कांस्टेंट सपोर्ट नहीं है। और जब हम देखते हैं कि हमारे संस्थान के सारे लोग जो है फैकल्टी से लेकर दिन रात काम करते हैं, तो हमें भी वही हिम्मत मिलती है। इसी के साथ मैं एक अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक कविता बस कहना चाहूंगा कि एक सत्य है सबसे परम, अवर्णनीय समावेशी, अनंत अकल्पनीय, तुझ में, मुझ में, जड़ में, चेतन में, पत्थर में, वर्ण में, नग में, स्वर्ण में। एक सत्य है ज्ञानी में, ब्राह्मण में, गाय में, गज में, स्वान में, पक्षी में, स्वान भक्षी में। एक सत्य है सुहित मित्र में, शत्रु में, तटस्थ में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, पापी में, बंधु में, साधु में। और अगर ये भाव रखेंगे तो इथिक्स से जीना हम सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर अजय, दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आपने हिंदी भाषा में इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए ह्यूमन बिहेवियर का, और आपने समझा दिया व्हाट इज बीइंग ह्यूमन। अगर हम लोग सब लोग हर जगह हर समय ये सोच सकें कि ये हम लोग एज अ ह्यूमन बिहेवियर हमें क्या करना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दैट साइकोलॉजी दैट यू हैव ब्रॉट आउट विद अ टच ऑफ स्पिरिचुअलिटी। Thank you so much, Dr. Ajay. That was really, really nice. Thank you so much. Thank you, Dr. Ajay. From my side, I don't have any words, but I will say most beautiful, really beautiful. But आपने ऐसे उदाहरण दिए और जहाँ से आप एक मात्र बिंदु से चले और उसको बोला दीनता, दीन, the smaller you are, more you are near to the God. अगर आप देखें, अगर आपने गीता पढ़ी हो, जिस समय युद्ध हुआ, बीच में आए कृष्ण जी आए और अर्जुन जी आए, जो वहाँ पे उपदेश हुआ तो कई शरणागति हुई वहाँ पर। तो जो जिस बात की आप बात कर रहे हैं, दीनता, दीनता जो है भगवान को या गॉड को प्रिय है। दैट्स वाई भगवान को बोला जाता है दीन बंधु। दिस इज द फोर्थ शरणागति जो वहाँ पे उस समय दिया गया था। तो बहुत अच्छा लगा आपका भाषण सुन के, भाषण तो नहीं मैं कहूँगा, आपके विचार सुन के। और उसके ऊपर आपने एक कविता सुनाई, आपने ही बनाई है, क्या बात है। ये कविता हमें दें और हमारे आज जो प्रेस विज्ञप्ति है आपका इसका वर्णन करते हुए उसमें भेजी जरूर जाए। और जो आपने बोला है वो छोटा सा एक हमको अभी लिख के दे दें 5 बजे तक। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो आपने सारा बोला है और ये है, तो उसका एक राइटअप भी हमें चाहिएगा हमारी जो क्वार्टरली मैगजीन होती है न्यूज़ लेटर के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। No words. Again, I would say the most beautiful. Thank you. Thank you. We thank all the audience. सब लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम लोग ये मीटिंग समाप्त करते हैं। Thank you so much.